नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IBN 7 में। आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के बांग्लादेश दौरे पर रवाना हो गए हैं। उनके इस दौरे में दोनों देश के बीच सीमा विवाद पर पूर्ण विराम लगने की उम्मीद है। पीएम की इस यात्रा के दौरान भारत अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश को $1 अरब की आर्थिक सहायता भी आगे बढ़ाएगा। साथ ही कारोबारी मदद में भी इजाफा किया जाएगा। पीएम मोदी के इस दौरे पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी मौजूद रहेंगी। वो शुक्रवार को ही ढाका पहुंच चुकी हैं। इस दौरान तीस्ता जल विवाद पर भी बातचीत होगी। ढाका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। शहर के मुख्य चौराहों पर उनके स्वागत में बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और ममता बनर्जी के साथ दोपहर के भोजन के बाद मोदी 2 सीमा पार बस सेवाओं कोलकाता ढाका अगरतला बस सेवा और ढाका गुवाहाटी शिलांग बस सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही ममता लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट पर दस्तखत करेंगी। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता में जमीन समझौते होंगे और जमीन की अदला बदली की जाएगी। सुबह ढाका पहुंचने के बाद मोदी का पहला कार्यक्रम शहीद स्मारक जाने का है। पीएम मोदी के सम्मान में शेख हसीना ने रात्रि भोज आयोजित किया है। इसके बाद अगले दिन मोदी श्री श्री ढाकेश्वरी मंदिर, रामकृष्ण मिशन और ढाका में भारतीय उच्चायुक्त के नए दूतावास परिसर का दौरा करेंगे। पीएम मोदी बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद के साथ दोपहर भोज पर मिलेंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे। विपक्ष की नेता बेगम रोशन इरशाद और पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया भी इस दौरान मोदी से मुलाकात करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के वामपंथी दलों के नेताओं और उद्योगपतियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेश रवाना होने से पहले मोदी बंगबंधु स्टेडियम में बांग्लादेश के अलग अलग समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। 3 दिन के दौरे पर भारत आए नीदरलैंड के पीएम मार्क रूट और पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे से डच और हिंदी में बात की। पीएम मोदी ने डच भाषा में नीदरलैंड के पीएम का स्वागत किया, तो जिसका जवाब उन्हें हिंदी में मिला। इस दौरान भारत और नीदरलैंड के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई और विज्ञान, तकनीक और आर्थिक मुद्दों पर कई करार भी हुए। पीएम मोदी ने नीदरलैंड को भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में मुख्य साझेदार बताया। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ के पुल बांधते हुए उन्हें मसीहा करार दे डाला। उमा ने कहा कि मोदी साधारण प्रधानमंत्री नहीं है, मसीहा हैं जिसका भारत की आत्मा 1000 साल से इंतजार कर रही थी। पीएम मोदी की विदेश यात्रा को लेकर उठ रहे सवालों का भी उमा ने बचाव किया। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत के पीएम के लिए अखबारों में लेख लिखा। उमा भारती ने पीएमओ में सत्ता केंद्रित होने के लेकर उठ रहे सवालों का भी जवाब दिया है। कहा है कि पिछले पीएमओ कहीं और से चल रहे थे, अब खुद पीएम ही चला रहे हैं पीएमओ। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने पीएम मोदी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट नमामि गंगे पर सवाल उठाए हैं। जोशी ने कहा, गंगा नदी की सफाई के लिए जिस तरह से परियोजना चलाई जा रही है उससे अगले 50 साल में भी नदी साफ नहीं हो सकेगी। मुरली मनोहर जोशी ने कहा है कि जब तक नदी में लगातार जल प्रवाह नहीं होता, गंगा की सफाई दूर का सपना होगा। जिस तरह से नदी को छोटे हिस्सों में बांटकर छोटे जलाशयों में बदलकर उसकी सफाई की जा रही है, नदी अगले 50 साल में भी साफ नहीं होगी। केंद्रीय भूत और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का नाम लिए बगैर जोशी ने कहा कि गंगा में जल परिवहन शुरू करने की योजना बनाने वालों को भूगोल और भूगर्भ का ज्ञान ही नहीं है। जोशी ने कहा कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी गंगा में बड़ी नाव और जहाज से यातायात शुरू करने की असफल कोशिश की थी। उन्होंने कहा है कि गंगा में जहाज या बड़ी नाव चलाने लायक पानी होना चाहिए पहले। जोशी नदियों को जोड़ने की योजना से भी असहमत दिखे। वाराणसी के बजाय पिछले लोकसभा चुनाव में कानपुर से चुनाव लड़ाए जाने को लेकर उनकी तल्खी अभी तक खत्म नहीं हुई है। वहीं मुरली मनोहर जोशी ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा है कि उन्हें वो वाराणसी से कानपुर भेज दिया गया। उन्होंने कहा है कि गंगा की तरह अब राजनीति में भी प्रदूषण बढ़ गया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज पश्चिम बंगाल जाएंगे और जूट मिल के श्रमिकों और घर खरीदारों को संबोधित करेंगे। इन कार्यक्रमों के अलावा वो कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। राहुल गांधी हुगली के रिश्रा में स्थित वेलिंगटन जूट मिल मैदान में जूट मिल श्रमिकों से बातचीत करेंगे। जूट मिल श्रमिकों के साथ गांधी की मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब राज्य में कई जूट मिलें बंद हो रही हैं।
दिल्ली के नरेला इलाके में फिर सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी के गेट पर डिलीवरी हुई। अस्पताल में डिलीवरी के लिए आई महिला ई रिक्शे में ही दर्द से तड़पती रही और परिजन इमरजेंसी के डॉक्टर से मिन्नत करते रहे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये रहा कि महिला ने ई रिक्शा में ही बच्ची को जन्म दे दिया। नरेला के सत्यवादी राजा हरीशचंद्र अस्पताल का कहना है कि अब उन्हें पता चला है तभी तुरंत भर्ती कर लिया गया महिला को, लेकिन सच्चाई ये है कि 1250 से बताया जा रहा है कि करीब रात 12 बजे के आसपास ये महिला वहां पर आई थी, लेकिन 1:30 बजे तक इस महिला को कोई भी राहत नहीं दी गई थी। बीती रात राजधानी दिल्ली में सड़क हादसे में बाइक सवार एक बदमाश की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक उन्हें मौके से हथियार भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पीड़ित दीपम के मुताबिक उसके साथ लूटपाट हुई और बदमाश उसके बाद उसका पीछा करने लगे, लेकिन जैसे ही बदमाश रूपनगर के शक्तिनगर चौराहे पर पहुंचे तभी दीपम की कार से बदमाशों की एक बाइक को टक्कर लग गई, जिसमें एक बदमाश को मौके पर ही मार दिया गया। मैगी को एक और झटका लगा है। रिटेल चेन रिलायंस फ्रेश ने देश भर के 200 शहरों में अपने 2621 स्टोर से मैगी समेत इंस्टेंट नूडल्स के 11 ब्रांड को हटाने का फैसला किया है। दूसरी ओर खबर यह है कि नेस्ले ने उत्तराखंड सरकार के उस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें राज्य में मैगी की बिक्री पर 3 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से 15 दिनों में जवाब मांगा है। उत्तराखंड के अलावा दिल्ली, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, असम और बिहार में मैगी पर बैन है। मैगी की जांच कर रही FSSAI ने मैगी की 9 किस्मों को खतरनाक माना है। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया ने मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले से भारत में मैगी की 9 किस्मों के उत्पादन, आयात और बिक्री पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया। FSSAI ने नेस्ले को मैगी के बारे में प्रगति रिपोर्ट रोजाना पेश करने को कहा है। पीएमओ ने यह भी रिपोर्ट मांगी है। FSSAI ने कहा कि नेस्ले ने स्वाद बढ़ाने वाले तत्व MSG पर लेबलिंग नियमों का उल्लंघन किया। केंद्र सरकार का रुख मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले पर और सख्त हो गया है। केंद्रीय केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्री हंसराज अहीर ने कहा है कि नेस्ले को मेडिकल स्टोर पर अपने बेबी प्रोडक्ट नहीं बेचने चाहिए। अहीर ने कहा कि नेस्ले के बेबी प्रोडक्ट दवाई नहीं है। अहीर ने यह भी आरोप लगाया कि नेस्ले लोगों से ज्यादा पैसा वसूल कर उन्हें बेवकूफ बना रही है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा कि मैगी ने सुरक्षा मानकों के पालन न करने पर उसे हटा दिया है। मैगी में लेड की मात्रा अधिक पाए जाने के बाद से देश भर में मैगी के खिलाफ अभियान छिड़ा हुआ है। बड़े स्टोर संचालकों और दुकानदारों ने अपने स्टोर से मैगी हटाना शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में मध्य प्रदेश के उज्जैन में दुकानदारों ने मैगी की होली जलाई। इस दौरान दुकानदारों ने मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने मैगी के गोदामों पर छापेमारी की। इस दौरान अधिकारियों ने गोदाम में रखे करीब 33,000 मैगी के कार्टन जब्त किए। जब्त की गई मैगी की कीमत 3 करोड़ बताई जा रही है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज गुंटूर के मंडम गांव में आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के निर्माण के लिए आधारशिला रखेंगे। आंध्र की नई राजधानी अमरावती के नाम से विकसित की जानी है और इसके लिए 7,420 वर्ग किलोमीटर का मास्टर प्लान बनाया गया है। मुख्यमंत्री शहर के बाहरी क्षेत्र में कृष्णा नदी बांध के पास सुबह भूमि पूजन करेंगे। भूमि पूजन समारोह चुनाव आयोग से सहमति हासिल करने के बाद आयोजित किया जा रहा है। जम्मू में सिख युवकों ने लगातार तीसरे दिन कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच सिख प्रदर्शनकारियों ने जम्मू पठानकोट हाईवे पर दिगियाना के नजदीक एक सिपाही जोगिंदर पाल को चाकू घोंपकर जख्मी कर दिया। इस हमले के दौरान प्रदर्शनकारी उसकी AK-47 मशीन गन भी लेकर भाग गए। हमले में घायल सिपाही की हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि AK-47 को बरामद कर लिया गया है और हमलावरों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उधर जम्मू में खालिस्तान समर्थक उग्रवादी जरनैल सिंह भिंडरावाला का पोस्टर उतारे जाने के बाद भड़की हिंसा में एक शख्स की मौत के बाद पुलिस ने गोली चलाने वाले पुलिस कांस्टेबल मुकेश सैनी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कश्मीर घाटी के सुपोर में आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान के नाम से जगह जगह पर पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों के माध्यम से लोगों को धमकी दी गई है कि वो इस्लाम के बताए रास्ते पर चले। इन पोस्टर्स में स्थानीय लोगों को धमकी देते हुए कहा गया कि वो दूसरे राज्यों से काम के सिलसिले में आने वाले लोगों को अपने घरों में जगह ना दे, नहीं तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें। सोपोर में इससे पहले भी लश्कर-ए-इस्लाम नाम के आतंकी संगठन ने जगह जगह धमकी वाले पोस्टर लगाए थे। इसके अलावा महिलाओं को हिजाब पहनने को कहा था। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने पासपोर्ट हासिल करने के लिए खुद को भारतीय बताया। हालांकि बाद में मीडिया से बातचीत में गिलानी ने कहा कि उन्होंने मजबूरी में खुद को भारतीय माना है। 88 साल के ये कट्टरपंथी नेता अपनी बेटी से मिलने सऊदी अरब जाना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें पासपोर्ट की जरूरत है।
गौरतलब है बीजेपी ने इस कट्टरपंथी नेता को पासपोर्ट जारी किए जाने का विरोध करते हुए कहा था कि गिलानी को अपनी राष्ट्रीयता भारतीय घोषित करनी चाहिए। आम और लीची के पेड़ पर पहरे के लिए चर्चे में बना जीतन मांझी का आवास शुक्रवार को शराब की बोतल के कारण सुर्खियों में आ गया। मांझी आवास में शुक्रवार को शराब की बोतलें पाई गई। मांझी की बैठक को कवर करने गए मीडिया कर्मियों की नजर जब शराब की बोतल पर पड़ी तो उन्होंने उसे कैमरे में कैद कर लिया। इसके बाद मांझी समर्थक मीडिया कर्मियों से ही उलझ गए। हालांकि शराब की बोतल को भी मांझी ने नीतीश कुमार की साजिश करार दिया है। थोड़ी देर बाद खुद मांझी वहां पहुंच गए। उनके पास बोतल की नई कहानी थी। मांझी ने कहा कि ये हमारी सुरक्षा में चूक है। उन्होंने सुरक्षा पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बोतल नीतीश कुमार के दलाल रखकर गए हैं। आपको बता दें उनके आवास की सिक्योरिटी हालांकि आला दर्जे की है। मणिपुर में सेना के काफिले पर हुए उग्रवादी हमले के बाद शुक्रवार को सेनाध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने खुद राज्य का दौरा कर हालात का जायजा लिया और अधिकारियों से मुलाकात की। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने राज्य में सघन अभियान छेड़ दिया है। इस बीच हमले की जिम्मेदारी उग्रवादी संगठन NSCN ने ली है। संगठन के मुताबिक KCP के दस्तों ने इस हमले को अंजाम दिया। इधर राज्य में अफस्पा के खिलाफ अनशन कर रही एरोम शर्मिला ने भी घटना पर दुख जताया है। फिलहाल सेना शहीद जवानों के पार्थिव शरीर उनके परिजनों तक पहुंचाने में जुटी हुई है। बता दें हमले में शहीद हुए 18 सैनिकों में से अधिकतर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के हैं। इसके अलावा कुछ जवान यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश और कर्नाटक से भी थे। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर दिल्ली सरकार ने प्रदूषण फैलाने के आरोप में 77 होटलों का बिजली पानी कनेक्शन काट दिया। ये होटल दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास महिपालपुर इलाके में चल रहे थे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT के आदेश पर दिल्ली सरकार ने ये कार्रवाई की है। वहीं एक साथ 77 होटलों का बिजली पानी कनेक्शन काटे जाने से नाराज होटल मालिकों और कर्मचारियों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। राजधानी दिल्ली में IBN7 के टेंट माफिया पर किए गए खुलासे के बाद DDA वाइस चेयरमैन ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं, लेकिन उसका असर नहीं दिख रहा। कई इलाकों में नियमों की अनदेखी करते हुए अब भी ऐसे पंडाल लगे हुए हैं। पीतमपुरा में तो टेंट माफिया आंखों में धूल झोंकने के लिए सत्संग का दिखावा तक कर रहा है, जबकि यहां श्रद्धालु नजर नहीं आ रहे। उधर DDA उपाध्यक्ष बलविंदर सिंह ने भी माना कि कुछ लोगों ने अभी भी पंडाल लगा रखे हैं, लिहाजा DDA इस मामले में कार्रवाई करेगी। आदमखोर बताकर रणथंभौर से सज्जनगढ़ चिड़ियाघर भेजे गए T24 टाइगर की मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आई है। बरेली के भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान ने खून की जांच में पाया है कि T24 यानी कि उस्ताद में आदमखोर के कोई भी लक्षण नहीं है। यही नहीं, जांच टीम के वैज्ञानिकों ने T24 को वापस रणथंभौर उसके घर भेज देने की सलाह भी दी है। जून से शुरू हुई सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हेमकुंड साहिब की यात्रा भारी बर्फबारी और बर्फीले हवाओं के चलते बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। वहीं सरकार भी मौसम के अचानक यूं रुख बदलने से हैरान है। प्रशासन हालात से निपटने के लिए कोशिश कर रहा है। गुरु गोबिंद सिंह की इस तपस्थली हेमकुंड साहिब में सर्दियों में हुई बर्फ अभी पिघली नहीं थी कि फिर से बर्फबारी शुरू हो गई, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को कई बीमारियों ने जकड़ लिया है। बिहार के नालंदा जिले के बियावानी गांव में बिजली गिरने से 2 भाइयों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ है जब 2 भाई भैंस चराने के लिए निकले थे। इस दौरान बारिश के साथ आंधी भी शुरू हो गई। बारिश और आंधी से बचने के लिए दोनों भाई एक पेड़ के नीचे छुप गए। यहीं दोनों भाइयों पर बिजली गिर गई। हादसे में दोनों की मौत की खबर सुनकर परिवार सहित गांव में शोक की लहर दौड़ गई। बिहार के नालंदा में मारुति ऑल्टो कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में कार धू धू कर जल गई। बताया जा रहा है कि कार पटना से बिहार शरीफ आ रही थी, जिस दौरान शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लग गई। कार में एक महिला समेत 2 लोग सवार थे, जिन्होंने कार में आग लगने पर गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। बिहार के कहलगांव में जंगली हाथी के उत्पात से लोग बेहद सहमे हुए हैं। जहां फसल की रखवाली कर रहे एक शख्स को हाथी ने कुचल कर मार डाला, तो वहीं दयालपुर गांव की महिला को कुचल डाला, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है 15 दिन पहले 3 हाथी झारखंड के जंगल से भटककर कहलगांव की तरफ पहुंच गए थे, जिससे वन विभाग ने कहलगांव से जंगल ले जाकर छोड़ दिया था, लेकिन उनमें से एक हाथी वापस आ गया। पटना में नीतीश राज में सरेआम पिंकी सिन्हा नाम की एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या को बदमाशों ने उस वक्त अंजाम दिया जब महिला ब्यूटी पार्लर से घर लौट रही थी। हत्या की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। बताया जा रहा महिला पर हमला करने वाले तीनों बदमाश बाइक पर सवार थे। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस आरोपियों की धरपकड़ की कोशिश कर रही है।
विश्व पर्यावरण दिवस पर पूर्वी सिंहभूम जिले के पिंडराबाद गांव में ग्रामीणों ने पारंपरिक हथियारों के साथ जुलूस निकाला। ग्रामीणों ने पेड़ पर रक्षाबंधन बांधकर पर्यावरण की सुरक्षा का संकल्प लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने जंगल बचाओ पर्यावरण बचाओ जैसे नारे भी लगाए। पूर्व सिंहभूम जिले के पिंडराबाद गांव समेत आधा दर्जन गांव के ग्रामीण कई सालों से वन सुरक्षा समिति के बैनर तले जंगल की रक्षा करते आ रहे हैं। इस दौरान ग्रामीण वृक्षारोपण भी करते रहे हैं। शुक्रवार की रात उज्जैन की मक्सी रोड स्थित उद्योगपुरी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब यहां स्थित एक चंदन की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। हादसे के वक्त चंदन की फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों में अफरा तफरी मच गई। आग के चलते फैक्ट्री में काम कर रही एक महिला मजदूर की मौत हो गई। दमकल कर्मियों की लंबी कवायद के बावजूद आग बुझाने में 2 घंटों का वक्त लगा। अब तक आपने कश्मीर में पाकिस्तानी झंडे लहराते देखे होंगे, लेकिन पहली बार मध्य प्रदेश के छतरपुर में बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने इंग्लैंड का झंडा यूनियन जैक लहराया। इंग्लैंड के झंडों के साथ ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। प्रदर्शन के दौरान इंग्लैंड का झंडा लहराने की खबर के बाद आनन फानन में प्रशासन के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए। हालांकि अब प्रशासन इंग्लैंड का झंडा लहराने के मामले को गंभीरता से ले रहा है। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने मुठभेड़ में 2.5 लाख के इनामी बदमाश राहुल खट्टा को मार गिराया। एनकाउंटर के दौरान पुलिस के साथी धर्मेंद्र बीता को भी मार गिराया। 3 घंटे तक चली इस मुठभेड़ में 70 राउंड फायरिंग हुई। एनकाउंटर में मारे गए बदमाशों के पास भारी तादाद में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। पुलिस का एक SLR राइफल और 3 कार्बाइन मिली हैं। हालांकि 4 गुर्गे भागने में कामयाब भी रहे। दरअसल राहुल खट्टा अपने साथियों के साथ मुजफ्फरनगर के एक व्यापारी से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने पहुंचा था, जिसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर सहारनपुर पुलिस ने कार्रवाई की। यूपी के अलीगढ़ के भोजपुरी इलाके में एक बार फिर से सुअर ने 3 साल की बच्ची पर हमला कर दिया। हमले के दौरान सुअर ने मासूम बच्ची का हाथ भी चबा लिया। इस हमले की खबर सुनते ही स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। उग्र भीड़ ने आवारा जानवरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। भीड़ ने 8 सुअरों को मौत के घाट उतार दिया। इस इलाके में 1 सप्ताह पहले भी सुअर के हमले में एक बच्चे की मौत हो गई थी। स्थानीय लोगों की मांग है कि नगर निगम आवारा जानवरों को लेकर पुख्ता कार्रवाई करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे की वजह से टीम इंडिया की बांग्लादेश रवानगी एक दिन आगे बढ़ गई है। टीम इंडिया को 1 टेस्ट और 3 वनडे मैच खेलने के लिए 7 जून को बांग्लादेश रवाना होना था, लेकिन अब भारतीय टीम 8 जून को बांग्लादेश के लिए रवाना होगी। बताया जा रहा है कि पीएम के बांग्लादेश में होने की वजह से उसी दिन टीम इंडिया को भी सुरक्षा मुहैया करना बांग्लादेश सरकार के लिए मुश्किल होता। विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत की भागीदारी खतरे में पड़ गई है। भारत के 31 सदस्यीय दल के 21 सदस्यों को अमेरिका ने वीजा देने से इनकार कर दिया है। अमेरिकी दूतावास ने अंदेशा जताया है कि ये लोग वीजा लेकर स्वदेश वापस नहीं लौटेंगे, इसलिए इन्हें वीजा नहीं दिया जाएगा। एआई ने विरोध जताते हुए इस चैंपियनशिप से हटने का फैसला कर लिया। तीरंदाजों के अलावा टीम के कोच कोरिया के चेई वोम लिम को भी अमेरिकी दूतावास ने वीजा देने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि तीरंदाजों को कल अमेरिका के लिए रवाना होना था, जहां 8 से लेकर 14 जून तक साउथ डकोटा के यॉर्कटॉन में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उन्हें हिस्सा लेना था। आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव डेव रिचर्डसन के मुताबिक वो चाहते हैं कि भारत पाक के बीच रिश्तों में सुधार आए, लेकिन वो दोनों देशों के बीच मैच खेलने को लेकर दखल नहीं दे सकते। शुक्रवार को मलेशिया में आईफा अवार्ड्स की शुरुआत हो गई है। ओपनिंग सेरेमनी में बॉलीवुड सितारों ने जमकर धमाल मचाया। आयुष्मान खुराना और परिणीति चोपड़ा जहां अवार्ड नाइट के होस्ट थे, तो वहीं पूरा बॉलीवुड ग्रीन कार्पेट पर चमचमाता दिखा। फिल्म सरबजीत में पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन दलबीर कौर का किरदार निभाएंगी। सरबजीत एक भारतीय नागरिक थे जिन्हें 1991 में पाकिस्तान की एक अदालत ने आतंकवाद और जासूसी करने का दोषी ठहराया था और मौत की सजा दी थी। लाहौर की जेल में सरबजीत को 23 साल तक रखा गया, लेकिन आतंकवादी अफजल गुरु की मौत के बाद एक साथी कैदी ने सरबजीत की हत्या कर दी। अभिनेत्री विद्या बालन नंबर गेम में शामिल नहीं है। इस बात को लेकर वो कभी भी परेशान नहीं होती हैं। ये बात खुद विद्या बालन ने कही है। विद्या ने कहा कि मैं अपने काम को लेकर चिंतित रहती हूं और अपने काम को बेहतर तरीके से करने की कोशिश करती रहती हूं, लेकिन कभी नंबर 1 बनने के लिए परेशान नहीं हुई।